नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और अप्रैल महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा 4th पार्ट है। अप्रैल महीना कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे अप्रैल महीने को कंपाइल कर एक पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पर जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, जैसे कि प्रीवियस मंथ की भी कंपाइल कर शेयर की गई है। तो इस मंथ की भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, हाउ मच नेचुरल फार्मिंग सेस इम्पोज्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑन देसी लीकर एंड फॉरेन एंड इंडियन मेड फॉरेन लीकर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो देसी शराब और विदेशी और भारतीय निर्मित विदेशी शराब पर कितना प्राकृतिक खेती उपकर लगाया है। तो देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो अलग अलग टाइम पर जो है सेस भी इम्पोज करती रहती है। अभी जो सेस लगाया गया है वो नेचुरल फार्मिंग सेस जो है वो लगाया गया है। ये जो नेचुरल फार्मिंग सेस लगाया गया है ये दो तरह से लगाया गया है। एक तो जो देसी दारू बनती है उसके ऊपर लगाया गया है, एक जो फॉरेन की दारू होती है उसके ऊपर लगाया गया है। चाहे फॉरेन की दारू इंडिया में बनती है या फिर वो फॉरेन से आती है, उनके ऊपर जो है वो सेस लगाया गया है। तो ये जो देसी शराब पर लगाया गया है सेस वो 2 रुपया लगाया गया है, और फॉरेन से जो शराब बनती है या फिर फॉरेन की शराब यहाँ पर बनती है उसके ऊपर 5 रुपया लगाया है। तो 2 रुपी एंड 5 रुपी सेस जो है वो लगाया गया है। ये भी ध्यान रखना है कि ये नेचुरल फार्मिंग सेस जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो लगाया गया है। क्या ये पहली दफ़ा है कि सरकार इस तरह का सेस जो है वो इम्पोज कर रही है? नहीं, इस तरह का सेस पहली बार इम्पोज नहीं किया जा रहा है। इस तरह का सेस पहले भी लगाया जा चुका है। जैसे कि कऊ सेस जो था वो एक बार लगाया गया था सरकार के द्वारा 2023 के आसपास। तो कऊ सेस जो लगाया गया था वो ₹10 पर बॉटल जो था वो लगाया गया था। 10 रुपये पर बॉटल जो था वो कऊ सेस जो था वो लगाया गया था। और वैसे ही जो है वो कई बार इन्वायरमेंट सेस लगा दिया जाता है, कई बार अलग अलग तरह के सेस जो है वो सरकार जो है वो लगा देती है। अब देखो, सेस लगाया क्यों जाता है ये भी तो पता होना चाहिए। देखो, सेस लगाने के पीछे का रीज़न ये होता है कि सरकार जो है ना वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए जो है पैसा इकट्ठा कर सके, फंड जो है वो रेज कर सके। जैसे कि अभी जो सेस लगाया गया है वो नेचुरल फार्मिंग सेस जो है वो लगाया गया है। तो नेचुरल फार्मिंग के लिए पैसा इकट्ठा किया जा सके उसके लिए सरकार जो है वो सेस लगाती है 2 रुपया पर बॉटल और 5 रुपया पर बॉटल, जो देसी और फॉरेन लीकर के ऊपर जो है वो लगाया जाता है। तो इस तरह से सेस लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, द ठोडा डांस अ वॉरियर डांस परफॉर्म्ड मेनली इन विच मंथ। तो ठोडा एक वॉरियर डांस है। अब ये वॉरियर डांस है, बोलते हैं कौन से महीने में इसको जो है वो परफॉर्म किया जाता है। क्यों ये ठोडा डांस चर्चा में आया वो भी हम जानेंगे, परंतु देखिए पहले ये मनाया कौन से महीने में जो है हो जाता है। तो चैत्र और वैसाख के महीने में ये मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठोडा एक वॉरियर डांस है जो कि राजपूत के द्वारा डिस्ट्रिक्ट शिमला, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर और डिस्ट्रिक्ट सोलन, जो महासू एरिया हुआ करता था वहाँ के रीजन में जो है ये परफॉर्म किया जाता है। इसको विशु फेयर के दौरान जो है परफॉर्म किया जाता है। मुख्य रूप से ये चैत्र और वैसाख, अप्रैल या मई के महीने में जो है वो परफॉर्म जो है वो किया जाता है। अब ये चर्चा में क्यों आया? शिमला की जो मुंडू पंचायत है, एक मुंडू पंचायत में जो है वो खन्नार मैदान है। खन्नार मैदान में जो है ठोडा प्रतिभा जो है वो हुई। ठोडा प्रतिभा में जो है वो होता क्या है, इसको जो है वो मार्शियल एक वॉरियर डांस के रूप में जो है वो माना जाता है। इसमें कौरवों और पांडवों के जो है वो युद्ध को दर्शाया जाता है। उनके ग्रुप जो है वो बन जाते हैं। खिलाड़ी जो है वो तीर को जो है वो घुटने के नीचे जो है वो वॉर करते हुए जो है वो यहाँ पर नजर आते हैं। और एक तो आपने देखा होगा फोटोज के ऊपर भी कि एक ने तीर जो है वो लिया होता है और दूसरा डांस कर रहा होता है। जो तीर से वॉर करता है वो पैर पर जो है वो वॉर करता है और दूसरा इंसान हिलता रहता है ताकि वो निशाना सही ना लगे, इसलिए वो हिलता रहता है। तो वो एक डांस के रूप में भी परफॉर्म होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये स्पर्धा जो यहाँ पर हुई, इसमें जो जीतने वाली टीम थी उसको 5 लाख रुपया जो है वो दिया जाना था। ये जो यहाँ पर स्पर्धा हुई मुंडू पंचायत में, इसको जो टीम जीतती उसको 5 लाख रुपया जो है वो इनाम जो है वो यहाँ पर रखा गया था। ठोडा डांस इसलिए चर्चा में आया। अलग अलग टाइम पर भी परफॉर्म किया जाता होगा, परंतु अभी विशु फेयर होता है चैत्र और वैशाख के महीने में, अप्रैल मई के महीने में, उस दौरान जो है ये ठोडा वॉरियर डांस जो है परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है ये भी पता चल गया। अब ये भी पता होना चाहिए कि ये किस तरह का डांस है। तो ये एक वॉरियर डांस के रूप में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। कौरवों और पांडवों के ग्रुप जो है वो बन जाते हैं इसमें, और फिर जो है ये परफॉर्म जो है वो होता है। आगे बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं कुछ एक स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं, उनके ऊपर विचार कीजिए और बताइए क्या सही है क्या गलत है।
यहाँ पर बोलते हैं द शिमला एग्रीमेंट वॉज अ पीस ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 2 जुलाई 1972 की शिमला समझौता जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक शांति समझौता हुआ था। ये 2 जुलाई 1972 को जो था वो हुआ था। और दूसरी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड एट वाइसरेगर लॉज ऑल्सो नोन एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन शिमला हिमाचल प्रदेश की। ये शिमला समझौता जो था वो शिमला में वाइसरेगर लॉज में हुआ है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बोलते हैं चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो आपको गलत ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बतानी है। अब जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है उस बात का विशेष ध्यान जो है वो रखना होता है। शिमला एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये एक पीस ट्रीटी के रूप में ही साइन हुआ था और 1972 में ही जो था वो साइन हुआ था। एग्जैक्टली ये कब हुआ था ये भी तो पता होना चाहिए, तो 2 जुलाई को ही ये साइन हुआ था। 2 जुलाई 1972 को ही जो है ये साइन हुआ था। उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो हुआ करते थे, जिन्होंने इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर जो था वो किए थे। चर्चा में आने के पीछे का रीज़न क्या है आपको पता है। अभी पाकिस्तान या फिर आप कह लीजिए कि पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड जो टेरर ग्रुप हैं उनके द्वारा जो है वो पहलगाम में जो है वो स्पेसिफिक धर्म पूछकर जो है वो लोगों को जो है वो टारगेट किया गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा विरोध जो है वो उनका हुआ। तो शिमला समझौता जब हुआ था ना तो एक टेबल के ऊपर वो हुआ था और वहाँ पर भारत और पाकिस्तान के झंडे भी रखे गए थे। तो शिमला समझौते के टेबल पर जो भारत पाकिस्तान के झंडे थे वहाँ से पाकिस्तान के झंडे को जो है वो अभी हटाया गया, इसलिए ये चर्चा में जो है वो शिमला समझौता जो है वो आता है। तो 2 जुलाई 1972 को ही ये हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये एग्रीमेंट जो है वो वाइसरेगर लॉज में हुआ था, नहीं, वाइसरेगर लॉज में ये नहीं हुआ था। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, ओनली 2 इज इनकरेक्ट, हमारे पास पहली जो है वो करेक्ट है। शिमला एग्रीमेंट हुआ कहाँ पर था, ये बार्न्स कोर्ट में हुआ था, जिसको जो है वो राजभवन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बार्न्स कोर्ट को राजभवन भी बोलते हैं, जहाँ पर ये एग्रीमेंट जो था वो हुआ था। अब देखो क्यों ये एग्रीमेंट हुआ था, क्या इसके फंडामेंटल्स है। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो भारत के द्वारा पाकिस्तान के लगभग 90,000 के करीब सैनिकों को जो था बंदी बना लिया गया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार किया जाए और युद्ध में जो बंदी बनाए गए हैं उनकी रिहाई की जाए, उसके लिए जो है प्रोसेस जो है वो चलती है। तो 2 जुलाई 1972 को एक शिमला समझौता होता है। दोनों देश जो है वो 17 दिसंबर 1971 को युद्ध विराम के रूप में जो है वो मान्यता देते हैं कि युद्ध विराम जो है वो हो जाता है। और ये भी तय किया जाता है कि 20 दिनों के अंदर सेनाएं जो है वो अपनी अपनी सीमा पर जो है वो चली जाएंगी। जो घुसपैठ हुई थी वो घुसपैठ पीछे हट जाएंगी, अपनी अपनी सेना पर जो है अपनी अपनी सीमाओं को जो है सीमाओं की ओर जो है चली जाएगी। और दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध बनाने की जो है बातचीत जो है वो चलती है। शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो चीज़ों को समाधान करने के लिए जो है बात करने की बात होती है यहाँ पर। और तीसरा पक्ष ये भी था कि जो यातायात की सुविधाएं हैं वो स्थापित की जाएं दोनों देश के बीच में, ताकि लोग जो है वो एक देश से दूसरे देश जो है वो ईजिली आ जा सकें। तो ये सब शिमला एग्रीमेंट में हुआ था। अभी आपको पता चल गया ना कि कहाँ पर ये हुआ था, कब ये हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, वो सारा पता चल गया। क्या इसमें हुआ था वो भी आपने जान लिया, क्या कॉन्टेक्स्ट था वो भी आपने जान लिया। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन आर्मी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश्ड इन पूह किन्नौर। तो पूह जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है। और बोलते हैं कि किन्नौर के पूह में स्थापित सेना सामुदायिक रेडियो स्टेशन का क्या नाम है। तो इंडियन आर्मी का जो कम्युनिटी रेडियो है उसका नाम है वॉइस ऑफ किन्नौर। वॉइस ऑफ किन्नौर कर जो है वो इंडियन आर्मी का एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है वो एस्टेब्लाइज किया गया है और किन्नौर के पूह में जो है वो इसको एस्टेब्लाइज जो है वो किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसा पूछा जाएगा, इतना ध्यान रखिए। परंतु हम ध्यान ये भी रखेंगे यहाँ से कि जो किन्नौर आता है, किन्नौर जो है वो बॉर्डर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का आता है। तिब्बत के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, चाइना तिब्बत के साथ। ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसको अगर देखते हैं। दूसरी ओर ध्यान रखना है कि यहाँ पर ITBP भी जो है वो तैनात रहती है। तो ITBP ने किन्नौर में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो है वो कहा है कि हम जो है वो सहायता भी जो है वो करेंगे, तब भी ये चर्चा में आया। अगर आप देखते हैं कि किन्नौर मैप में कहाँ पर आता है, ये किन्नौर आता है, ये लाहौल स्पीति के साथ बाउंड्री शेयर करता है। थोड़ी सी बाउंड्री इसकी कुल्लू के साथ लगती है और थोड़ी सी बाउंड्री शिमला के साथ भी जो है उसकी लगती है।
और इस और जो है ये तिब्बत चाइना के साथ भी जो है वो बाउंड्री शेयर जो है वो करता है। इसका एरिया अगर आप देखेंगे तो 6401 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया आता है। ये पूरे हिमाचल के एरिया का 11.50% जो है वो कवर करता है। इसका एरिया भी आपने ध्यान रखना है। साथ में आप ये भी ध्यान रखें, जब किन्नौर की बात हो ही रही है, कि किन्नौर की डेंसिटी कितनी है, तो किन्नौर की डेंसिटी जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 13 जो है वो आती है। पेपर 1 अभी हुए थे, तो पेपर 1 में एक एग्जाम में पूछा गया था कि किन्नौर की डेंसिटी 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार किन्नौर की जो डेंसिटी है वो 12 जो है वो आती है। 2001 के बाद 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग किन्नौर की जो डेंसिटी थी वो 13 थी। तो ये सब आप किन्नौर के बारे में बेसिक जो है वो चीज़ें याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर वही लिखा है जो मैंने आपको बताया है। अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे पंचायत के बारे में, परंतु उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एग्जाम के लिए, चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है, चाहे वो कांस्टेबल का है, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी जेबीटी जैसे एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब देखिए, अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो होगा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया है कि हमारी जो ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज ग्रुप में जितने भी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज जो है वो फुल लेंथ जो है वो शेयर करेंगे, ताकि उनके पेपर से पहले जो है वो एक प्रॉपर प्रैक्टिस जो है वो हो सके। तो ये टेस्ट सीरीज की डेट जो है वो 10 मई रखी है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं टेस्ट सीरीज ग्रुप को तो इसकी एक्सेस भी आपको मिल पाएगी, जो कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज शेयर की जाएगी, और पीछे के जो टेस्ट हुए हैं हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज में वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्या, बोलते हैं विच पंचायत ऑफ स्टेट रिसीव्ड द सेकंड प्राइज ऑन द थीम ऑफ वाटर सफिशिएंट पंचायत। तो बोलते हैं कि जल पर्याप्त पंचायत की थीम के आधार पर प्रदेश की किस पंचायत को दूसरा पुरस्कार जो है वो मिला है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम किसी पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत यहाँ पर एक थीम रखी गई थी वाटर सफिशिएंट पंचायत, उसमें जो है वो सिकंदर ग्राम पंचायत एक आती है जिसको सेकंड अवार्ड जो है वो मिला है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की ये पंचायत जो है वो आती है, हमीरपुर की पंचायत जो है वो आती है जिसको ये प्राइज जो है वो मिला है। अब देखो, हमीरपुर एक इन टर्म ऑफ एरिया हिमाचल का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। इसका जो एरिया है वो केवल मात्र 1118 स्क्वायर किलोमीटर आता है, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 2.01% जो है वो शेयर करता है। परंतु इसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है और इसकी पंचायतें भी अच्छा परफॉर्म करती हैं। जैसे कि इसकी हमने बहुत पहले पढ़ा था 1-2 साल पहले कि इसकी एक लंबलू पंचायत है, NIT के समीप जो है ये आती है। उस पंचायत ने जो था ये डिसाइड किया था कि जो भी परिवार नशा मुक्त होगा उसको सम्मानित किया जाएगा। कुछ इस तरह से जो था वो उन्होंने नशे के खिलाफ जो था एक मुहिम जो था वो चलाई थी। तो लंबलू पंचायत उसके लिए जानी गई। सिकंदर ग्राम पंचायत जो है वो हमीरपुर की है, जो वाटर सफिशिएंट पंचायत के लिए जो है वो जानी गई। तो इस तरह से जो है वो अच्छे इनिशिएटिव यहाँ से लिए गए हैं। अगर हम लिटरेसी रेट की भी बात करते हैं कि लिटरेसी रेट जो है वो हमीरपुर का सबसे ज़्यादा है पूरे हिमाचल में। लिटरेसी रेट में भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी कि पूरे हिमाचल का जो लिटरेसी रेट है वो 82.80 जो है वो आता है। अगर हमीरपुर का लिटरेसी रेट देखेंगे आप तो 88.2 आता है। पूरे हिमाचल का जो लिटरेसी रेट है वो 82.80 है और हमीरपुर का लिटरेसी रेट देखेंगे सबसे ज़्यादा तो वो 88.2 है। तो कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर इन लिटरेसी रेट को भी ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछने वाला किसी भी तरह से क्वेश्चन को डिज़ाइन कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर जो है हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं बैरासियल डैम इज लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो बैरासियल परियोजना है ये चंबा जिले में जो है वो स्थित है। और आगे बोलते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ बैरासियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज 180 मेगावाट की। ये जो बैरासियल परियोजना है इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 180 मेगावाट जो है वो आती है। अब हम इन दोनों ही स्टेटमेंट्स के ऊपर चर्चा जो है वो करेंगे। यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत वाली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अब देखो, इस क्वेश्चन को याद करने की ट्रिक बेसिक है कि जो बैरासियल है वो सहायक नदी है रावी की। अगर ये रावी की सहायक नदी है तो बैरासियल डैम जो बना होगा तो ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही बना होगा, क्योंकि रावी नदी डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही जो है वो बहती है। चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे ही जो है वो बसा हुआ है। तो पहली स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही दी गई है। अब इसकी कैपेसिटी आपने ध्यान रखनी। कैपेसिटी क्या इसकी 180 मेगावाट है, बिल्कुल सही बात है। ये भी इसकी कैपेसिटी 180 मेगावाट ही आती है। तो यहाँ पर बोला गया था ना चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब क्यों ये बैरासियल परियोजना जो है चर्चा में आती है वो भी जानते हैं।
चर्चा में आने के पीछे का रीज़न ये है कि NHPC जो है वो इस प्रोजेक्ट के अधिग्रहण को लेकर जो था वो हाईकोर्ट पहुंचा था और ये कहा गया हाईकोर्ट के द्वारा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो इस परियोजना का अधिग्रहण करना चाहती है वो अभी अधिग्रहण इसका नहीं कर सकती। अब पूरी कहानी इसकी बताता हूँ। ये जो बैरासियल परियोजना है ये NHPC के द्वारा जो था वो स्टार्ट की गई थी और NHPC के द्वारा स्टार्ट की गई ये पहली परियोजना जो था वो थी। 1981 में इस परियोजना को जो था वो स्टार्ट जो था वो किया गया था। इसकी जो कैपेसिटी थी उस टाइम वो 180 मेगावाट थी। इसमें 3 टरबाइन थे, हर एक टरबाइन की कैपेसिटी 60 मेगावाट थी, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हम करते हैं तो 180 मेगावाट इसकी कैपेसिटी आ जाती है। अब NHPC के द्वारा ये स्टार्ट की गई पहली परियोजना थी। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 40 साल का था। 40 साल की अवधि अभी इसकी पूरी हो जाती है तो सरकार ये कहती है कि हम इसको ले लेंगे, अपने कंट्रोल में जो है वो ले लेंगे, हम पैसा यहाँ से कमाएंगे। परंतु NHPC इसको लेकर जो था वो कोर्ट पहुँच गया। कोर्ट से उनको जो है वो स्टे टाइप में एक मिल जाता है कि सरकार अभी नहीं इसको ले सकती, तो इसलिए जो था ये प्रॉपरली चर्चा में जो है वो आती है। तो इसका चर्चा में आने का रीज़न पता चल गया। इसकी जो कंप्लीट जानकारी है कि बैरासियल परियोजना चंबा में स्थित है। ये डैम जो है वो बैरासियल रिवर के ऊपर बना हुआ है जो कि रावी की एक सहायक नदी है। बैरासियल NHPC के द्वारा स्टार्ट की गई पहली परियोजना है। 1981 में 1981 में इसको जो था वो कमीशन किया गया था। इसकी कैपेसिटी 60 मेगावाट के 3 टरबाइन इसमें आते हैं, यूनिट इसके बोल सकते हैं आप, 3 यूनिट जो है वो इसके आते हैं। तो ये थी सारी बात कि ये परियोजना बिल्कुल चर्चा में जो है वो आ गई और चर्चा में आने के पीछे का रीज़न भी आपने जान लिया। अगले क्वेश्चन की ओर जो है हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रघुपुरगढ़ किला, बोलते हैं रघुपुरगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो रघुपुरगढ़ किला है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। रघुपुरगढ़ किले की अगर हम बात करते हैं कि ये किस जिले में जो है वो स्थित है तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो आता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। अब देखो रघुपुरगढ़ किला जो है वो कहाँ पर आता है, कुल्लू में जो है वो आता है। इसके पीछे की कहानी जानते हैं। रघुपुरगढ़ किला जो है वो सिराज क्षेत्र में आता है। कुल्लू का जो क्षेत्र है वहीं पर ही आता है। 10,200 फुट की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। 10,200 फुट की ऊंचाई पर स्थित जो जलोरी दर्रा है उसके पीछे जो है वो ये स्थित है। अब टूरिस्ट के लिए भी जो है ये अट्रैक्शन जो है वो रहता है। अगर हम माने इतिहास के अकॉर्डिंग तो कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में इसकी स्थापना जो था वो करवाई गई थी और कुल्लू के राजा हुआ करते थे एक रघुपुर सिंह, उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया था, ये जो है वो कहा जाता है। ये किला जो है वो बहुत बड़ा हुआ करता था। यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और यहाँ पर कहा जाता है कि इसके साथ एक मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर एक स्थित है और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बावड़ियाँ भी जो हैं वो स्थित हैं। इन बावड़ियों के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर रखाल के पेड़ की जो लकड़ी जो है वो इन बावड़ियों में जो है वो लगी हुई है और रखाल के पेड़ की लकड़ी जो यहाँ पर लगी हुई है, रखाल के पेड़ के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो लकड़ी है वो पानी में कभी खराब नहीं होती। शायद यही रीज़न रहा होगा कि यहाँ पर ये लकड़ी जो है वो लगाई गई है। रखाल का जो पेड़ है इसके जो पत्ते होते हैं उनको चाय के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और कहते हैं कि ये बड़ी ही अच्छी चाय होती है, सेहत के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चाय जो है वो इनकी पत्तियों की जो है वो होती है। दूसरा, अब हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में तो ये किला जो है वो खंडहर बन चुका है। ये मतलब यहाँ से ये लगता है कि ज़्यादा देख रेख इसकी नहीं हुई। साथ में सरियोलसर झील लगती है। सरियोलसर झील का भी ध्यान रखना है कि ये जो है वो कहाँ पर आती है, ये कुल्लू में ही जो है वो आती है। जलोरी दर्रे के साथ ही जो है ये सरियोलसर झील जो है वो लगती है। अब टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं, परंतु यहाँ पर ये अगर किया जाए कि यहाँ पर जो है मान लो इसको अच्छे से जो है वो मैनेज किया जाए या फिर इसको जो है वो अच्छे से जो है वो मेंटेन किया जाए तो शायद युवाओं के लिए कहीं ना कहीं पर एक अच्छा रोज़गार यहाँ पर मिल सकता है। जो लोकल हैं उनके लिए भी एक अच्छा रोज़गार जो है वो मिल सकता है। प्रेजेंट टाइम में आप रोज़गार के हाल देख रहे हैं कि रोज़गार गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे युवा लगे हुए हैं, परंतु धीरे धीरे जो है वो उनको स्विच भी करना पड़ रहा है क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। अब नौकरियां नहीं हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में तो होनी चाहिए। तो इस तरह के अच्छी डेस्टिनेशंस, बहुत सारी अच्छी डेस्टिनेशंस हिमाचल में हैं। अगर वहाँ पर रोज़गार के सोर्सेज या रोज़गार की अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाए तो काफ़ी हेल्प जो है वो वहाँ से हो जाएगी। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया था। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। रघुपुरगढ़ किला कुल्लू में है, सरियोलसर झील कुल्लू में है। कुल्लू में और भी लेक्स जो हैं वो आती हैं, उनको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि भृगु झील कुल्लू में आती है, सरियोलसर झील आती है, सिंगटिंगू झील आती है, मंतलाई झील जो है वो कुल्लू में आती है। तो कुल्लू की ये इंपॉर्टेंट झीलें भी आपने याद रखनी है। इतना कुल्लू के बारे में आपने याद रख लिया, इतना काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश वाज गिवन दी
एडिटर्स चॉइस बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन बाय इंडिया टुडे ग्रुप। तो हमने पढ़ा था पिछली बार कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जो है उसके द्वारा जो है वो मोस्ट 100 मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज़ की एक लिस्ट निकाली गई थी इंडिया की, तो उसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री का भी जो था वो नाम था। तो इसी तरह ये जो अभी जो निकाली गई है वो इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा निकाली गई है। इससे पहले जो हमने मुख्यमंत्री वाली पढ़ी थी वो इंडियन एक्सप्रेस था। तो इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा जो है वो मोस्ट जो बेस्ट सबसे एडवेंचरस डेस्टिनेशन आती है उसमें बीड बिलिंग को जो है वो स्थान दिया गया है। तो बीड बिलिंग को उसमें जो है वो स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बीड बिलिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है, बैजनाथ के समीप ये आता है, पैराग्लाइडिंग के लिए ये जाना जाता है। तो इसको जो है वो अच्छी डेस्टिनेशन साइट्स में जो है वो रखा गया है इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा। बस इतना सा आप यहाँ से जो है वो ध्यान रख लेंगे। बीड बिलिंग आता कहाँ पर है वो आपको पता है कि ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आता है, बैजनाथ के समीप स्थित है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग जो है वो होती है, वर्ल्ड फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए। ये टूर्नामेंट यहाँ पर होते रहते हैं पैराग्लाइडिंग के। ठीक है, इतना आपने यहाँ से ध्यान रख लिया। हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चल लेंगे। हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो यहाँ से अभी डिस्कस जो है वो करेंगे। बोलते हैं बाल आधार नामांकन और प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश का जो पूरे देश में अगर हम बात करते हैं अग्रणी स्थान है वो किस जिले को मिला है, किस राज्य को जो है वो मिला है, तो हिमाचल प्रदेश को मिला है। ये जो बाल आधार नामांकन है, इनके बच्चों की जो आधार रजिस्ट्रेशन होती है उसमें हिमाचल को जो है वो पहला स्थान जो है वो मिला है। आगे बोलते हैं वर्ष 2025 में उल्लेखनीय प्रगति के लिए डायमंड स्टेटस अवार्ड किस राज्य को मिला है, तो वो भी अपने हिमाचल को ही जो है वो मिला है। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं टैट जैसे एग्जाम में, बन सकते हैं पेपर 1 में, बन सकते हैं जहां पर भी हिमाचल जीके पूछी जाएगी। अभी तो कांस्टेबल का एग्जाम भी आ रहा है, उसमें ये पूछे जा सकते हैं। आगे बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक जो बोर्ड है जिसको सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो किसको बनाया गया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष जो है वो तुहीन कांत पांडे को बनाया गया है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा भी था जब इनको अपॉइंट किया गया था। हमने जो है वो अपने उत्तीर्ण सीरीज में करंट अफेयर्स में जो था वो इसको पढ़ा था। आगे बोलते हैं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर कितनी निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखना, ये 8.25% जो है वो डिसाइड जो है वो की गई है। 8.25% इसको डिसाइड जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं केंद्रीय बैंकिंग लंदन द्वारा प्रदत्त डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किस देश के लिए जो है वो केंद्रीय बैंक ने जीता है। तो ये जो है वो किसके द्वारा जीता गया है, ये भारत के द्वारा ही जो है वो जीता गया है। भारत के जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा ही इसको जीता गया है। मार्च 2025 में घोषित बाघ अभ्यारण्य माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का कौन सा बाघ अभ्यारण्य बना है, तो 58 नंबर का जो है ये टाइगर रिजर्व जो है वो बना है। इंडिया का ये 58th टाइगर रिजर्व बना है। ये मध्य प्रदेश स्टेट में जो है वो आता है और मध्य प्रदेश का जो है ये 9th टाइगर रिजर्व जो है वो बना है। ये भी आपने ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का ये 9th टाइगर रिजर्व बना है और पूरे इंडिया का जो है ये 58th टाइगर रिजर्व जो है वो बना है। मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व आते हैं उसमें कान्हा टाइगर रिजर्व आता है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आता है, पेंच टाइगर रिजर्व आता है, सतपुरा टाइगर रिजर्व आता है, पन्ना टाइगर रिजर्व आता है, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व आता है, रत्ना पानी टाइगर रिजर्व आता है, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आता है और एक ये हो गया माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव टाइगर रिजर्व। ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 में विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातकार कौन बना, तो जिसने सबसे ज़्यादा आयात किया थे हथियारों को वो यूक्रेन बना। रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद ये ऑब्वियस सी बात है, यूक्रेन एक छोटी सी कंट्री है, रशिया एडवांस लेवल की कंट्री है, तो यूक्रेन को ज़्यादा हथियार आयात करने ही पड़ने थे, ये बात दिखती ही थी। आगे बोलते हैं अमेरिका में नागरिकता के लिए शुरू गोल्ड कार्ड की कीमत कितनी है, तो 11.50 लाख डॉलर इसकी कीमत है। अमेरिका में नागरिकता के लिए जो गोल्ड कार्ड की कीमत है वो 11.50 लाख डॉलर है। भारत में किस फसल का उत्पादन रबी और खरीफ दोनों मौसमों में होता है, तो देखो रबी और खरीफ की अलग अलग फसलें जो हैं वो होती हैं। एक फसल है चावल, चावल का रबी और खरीफ दोनों में ही जो है वो उत्पादन होता है। भारत में ब्रॉडबैंड सेवा बाजार में भारत में जो ब्रॉडबैंड सेवा बाजार है किस कंपनी की बाजार में हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, तो वो रिलायंस जियो की हिस्सेदारी जो है वो सबसे ज़्यादा मार्केट में जो है वो आती है। आगे बोलते हैं होकरसर आर्द्र भूमि कहाँ पर स्थित है, तो होकरसर आर्द्र भूमि जो है वो श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर में ये जो है वो स्थित है और ये वेटलैंड की बात की जा रही है कि ये वेटलैंड जो है वो कहाँ पर स्थित है। अच्छा, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट कर बता दीजिए कि वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बनता है ये क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटलैंड डे
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बाबा भालकू राम हु प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रैकिंग द रेलवे लाइन फ्रॉम कालका टू शिमला विद वुडन स्टिक वॉज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं बाबा भालकू राम जिन्होंने लकड़ी की एक छड़ी लेकर कालका से शिमला रेलवे लाइन निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो किस जिले से हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपने बताना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है वो संबंध जो है वो रखते हैं। इससे पहला जो हमारा पार्ट था गिरिराज पत्रिका का, पार्ट 3 अप्रैल महीने का, उसमें हमने ये क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट कर कर बताइए कि बाबा भालकू राम जो है वो कौन से ज़िले से जो है वो संबंध रखते हैं। अच्छा, अभी गिरिराज पत्रिका के 4 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसका कंपाइल कर कर मैंने कहा है कि PDF टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। पीछे के जो PDF हैं वो भी मिल जाएंगे, अभी का जो PDF होगा वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। That's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.